इमेजिन कीजिए आपने अपना ड्रीम होम बुक किया, आपने बिल्डर को 70 लाख पे कर दिए। एग्रीमेंट में पजेशन की डेट लिखी थी दिसंबर 2022, लेकिन 2026 आ गया, पजेशन अभी तक नहीं मिला, प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। आप बिल्डर को कॉल करते हैं, बिल्डर कहता है सर नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो जाएगा, और आप सोचते हैं अब मैं लीगल एक्शन लूंगा। लेकिन तब एक और प्रॉब्लम आपके सामने आती है। आपको पता चलता है कि बिल्डर के खिलाफ आपके पास एक नहीं तीन पॉसिबल लीगल रूट्स हैं, रेरा, कंज्यूमर कमीशन और सिविल कोर्ट। अब सवाल है आपको जाना कहाँ चाहिए। क्या रेरा सबसे पावरफुल है? क्या कंज्यूमर कमीशन सबसे ज़्यादा कंपनसेशन देता है? क्या सिविल कोर्ट में जाना गलत है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एक फोरम चूज करने के बाद आप दूसरे फोरम में भी जा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विपिन लीगल टॉक्स। आज हम किसी एक इंडिविजुअल्स केस की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे बिल्डर बायर डिस्प्यूट में फोरम सिलेक्शन की कंप्लीट लीगल स्ट्रेटजी। सही फोरम का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और आपको क्या रिलीफ चाहिए। लिटिगेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग सबसे पहले पूछते हैं केस कहाँ फाइल करूं, जबकि पहला सवाल होना चाहिए मुझे आखिर चाहिए क्या। क्या आपको फ्लैट का पजेशन चाहिए, या पूरा पैसा विद इंटरेस्ट रिफंड चाहिए, या फिर कंपनसेशन चाहिए, या बिल्डर के अगेंस्ट मल्टीपल रिलीफ चाहिए, या प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा सीरियस है, टाइटल डिस्प्यूट, फॉर सेल डीड, थर्ड पार्टी ओनरशिप, पार्टीशन। क्योंकि आपका अल्टीमेट रिलीफ फोरम सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किस फोरम की क्या स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले रेरा यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 स्पेशली रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एनेक्ट हुआ। इसका स्टेटूटरी लॉन्ग टाइटल ही रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल की आर्किटेक्चर को एस्टेब्लिश करता है। ये एक स्पेशलाइज रेगुलेटरी एंड एडजुडिकेटरी फ्रेमवर्क है। बिल्डर की स्टेटूटरी ओब्लिगेशंस, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एलओटी राइट्स, पजेशन, रिफंड, इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट रिलेटेड कंप्लायंस, इन सभी एरियाज में रेरा का स्पेशलाइज रोल है। अब कंज्यूमर कमीशन को समझिए। यहाँ फोकस हो सकता है डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर बिल्डर ने पजेशन डिले किया, प्रोमिस अमेनिटीज नहीं दी, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट वायोलेट किया, अनफेयर प्रैक्टिस एडॉप्ट की, तो कंज्यूमर फोरम का फ्रेमवर्क रेलिवेंट हो सकता है, सब्जेक्ट टू स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट, पार्टिकुलरली वेदर द क्लेमेंट क्वालिफाई एज ए कंज्यूमर। मतलब यहाँ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप कंज्यूमर का स्टेटस मेंटेन करते हैं। क्या रेरा आने के बाद कंज्यूमर कोर्ट खत्म हो गया है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर्स इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस अनिल पाटनी 2020 में क्लैरिफाई किया कि रेरा के आने से कंज्यूमर रेमेडीज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हुई है। यानी क्वालिफाइंग होम बायर के लिए रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ दोनों के अंडर ही रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्योंकि रेरा का सेक्शन 88 एक्सप्रेसली कहता है कि रेरा के प्रोविजन अदर लॉ के इन एडिशन में हैं, सब्जेक्ट टू द एक्ट्स ओवरऑल फ्रेमवर्क। इसलिए एक लाइन याद रखिए, रेरा का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कमीशन को एलिमिनेट नहीं करता। अब तीसरे फोरम सिविल कोर्ट की बात करते हैं। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन ट्रेडिशनली ब्रॉड है, लेकिन रेरा का सेक्शन 79 एक इम्पोर्टेंट स्टेटूटरी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। अगर मैटर ऐसा है जिसे रेरा अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या एपीलेट ट्रिब्यूनल डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन वहां काम नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियल इस्टेट डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट कभी नहीं जा सकते। सपोज कीजिए आपका डिस्प्यूट है लैंड का एक्चुअल ओनर कौन है, रजिस्टर्ड सेल डीड फोर्ज है, थर्ड पार्टी का सुपीरियर टाइटल है, पार्टीशन रिक्वायर्ड है। अब आपका नेचर ऑफ डिस्प्यूट चेंज हो गया और वही लीगल स्ट्रेटजी को भी चेंज कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बिल्डर से एक फ्लैट खरीदा, एग्रीमेंट हुआ, पैसा दिया और पजेशन की डेट फिक्स हुई, लेकिन पजेशन डिले हो गया। आप परेशान हैं और अब आपको लीगल रास्ता चुनना है। अगर आप चाहते हैं मुझे फ्लैट चाहिए, यहाँ रेरा एक ऑब्वियस, स्पेशलाइज और इफ़ेक्टिव रूट हो सकता है।
लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे रिफंड चाहिए, तो आपको रेरा और कंज्यूमर फोरम को कंपेयर करके ऑप्शन चूज करना होगा। रेरा में रिफंड क्लेम पॉसिबल है अगर डिले, वायोलेशन या ब्रीच ऑफ प्रोविजन हो। आप एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम भी रिफंड दे सकता है अगर यहाँ डेफिशिएंसी इन सर्विस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस हो। अगर बिल्डर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके प्रॉपर्टी सेल की और आपको सब्सटेंशियल कंज्यूमर लॉस हुआ, तो कंज्यूमर फोरम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल ही डिस्प्यूट है तो यहाँ सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन अराइज हो जाएगा। हर फोरम का स्कोप अलग है, सही चॉइस ही आपको सही रिलीफ दिलाएगी। प्रॉब्लम समझिए, लॉ समझिए, फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए और फिर राइट फोरम चूज कीजिए। गलत फोरम में केस डालने से डिले, कॉस्ट और डिसमिसल का रिस्क होता है। एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, सही रास्ता चुनेंगे तभी मिलेगा सही न्याय। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं बल्कि एक कॉमर्शियल ऑफिस या कॉमर्शियल स्पेस खरीदा है। क्या आप कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ इतना देखकर नहीं दिया जा सकता कि प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है। सबसे पहले एग्जामिन करना होगा कि आप कंज्यूमर की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित चौधरी एंड अनदर्स वर्सेस मेजर्स विपुल लिमिटेड 2023 में कॉमर्शियल पर्पज के क्वेश्चन को फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस पर डिपेंड माना। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अगर परचेजर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का यूज खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है तो सिर्फ कॉमर्शियल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के कारण उसका कंज्यूमर स्टेटस ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रीसेल, इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉमर्शियल पर्पज के लिए एक्वायर की गई है तो कंज्यूमर स्टेटस एस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट हो सकता है और इसका डिटर्मिनेशन हर केस के फैक्ट्स, डोमिनेंट पर्पज, एक्चुअल यूज़ और अवेलेबल एविडेंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है ये अकेला डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। देखिए फैक्ट्स क्या है, परचेज का पर्पज क्या है, प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज क्या है और उस पर्पज को सपोर्ट करने वाली एविडेंस क्या है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ रेरा का ही ऑप्शन है। आपको डिस्प्यूट की नेचर, रिलीफ साउट, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क और अवेलेबल रेमेडीज को एग्जामिन करके एप्रोप्रिएट फॉर्म चूज करना होगा। कंज्यूमर स्टेटस मस्ट बी एग्जामिन बिफोर चूजिंग द कंज्यूमर कमीशन। मैं हर होम बायर को रिकमेंड करूंगा केस फाइल करने से पहले 5 क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, फ्लैट, प्लॉट, शॉप या फिर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3, सेलर कौन है, प्रोमोटर, बिल्डर, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजैक्शन किस पर्पज से हुई, पर्सनल यूज, इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मैंने पहले ही किसी फोरम में केस फाइल कर दिया है। और 5th क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिए बिकॉज वंस यू एंटर लिटिगेशन योर चॉइसेस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। 2026 में एक वार्निंग भी है। 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेजर्स काबरा एंड एसोसिएट्स वर्सेस रेखा राजकुमार हेमदेव में एक इम्पोर्टेंट इशू कंसिडर किया। इस केस में होम बायर ने सबसे पहले महाराष्ट्र रेरा यानी महारेरा में कंप्लेंट फाइल की और सेक्शन 18 के अंडर रिफंड की रेमेडी क्लेम की। लेकिन प्रोसीडिंग्स के दौरान कंप्लेन में प्रोजेक्ट के नाम को लेकर मिस्टेक सामने आई और प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इशू था। इस वजह से होम बायर ने अपनी रेरा कंप्लेन विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कंप्लेन विड्रॉ करते वक्त उन्होंने ये कहा कि वो फ्रेश कंप्लेन रेरा में फाइल करेंगे, लेकिन बाद में फ्रेश कंप्लेन फाइल करने के बजाय उन्होंने कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच किया। यहीं से एक इम्पोर्टेंट लीगल क्वेश्चन सामने आया, क्या कोई होम बायर एक रेमडी को चूज करने के बाद सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए दूसरी रेमडी को परस्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू एग्जामिन किया। कोर्ट ने कहा कि जब अवेलेबल रेमडी में से एक रेमडी को कॉन्शियसली चूज करके परस्यू किया जाता है तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से
उस चॉइस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस केस में होम बायर ने पहले रेरा कंप्लेन फाइल की और जब उन्होंने रेरा कंप्लेन विड्रॉ की तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि वो फ्रेश कंप्लेन रेरा में फाइल करेंगे। इसलिए बाद में सेम कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कंज्यूमर कमीशन अप्रोच करना मेंटेनेबल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के कॉन्ट्रेरी व्यू को सेट असाइड कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर इशू होने से इस केस के सर्कमस्टेंसेस में रेरा अथॉरिटी की जुरिडिक्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हो जाती। तो होम बायर्स के लिए प्रैक्टिकल लेसन ये है, फोरम चूज करने से पहले केयरफुली सोचिए। पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए आपको अल्टीमेटली क्या रिलीफ चाहिए, फिर देखिए कि आपके फैक्ट्स में कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने किसी फोरम को कॉन्शियसली चूज कर लिया है तो उस प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ या दूसरे फोरम में शिफ्ट करने से पहले उसके पॉसिबल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए केस फाइल करने से पहले एक सिंपल रूल याद रखिए, थिंक बिफोर यू फाइल, क्योंकि लिटिगेशन में सिर्फ केस फाइल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही फोरम चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बिल्डर बायर डिस्प्यूट में एक मैच्योर लीगल स्ट्रेटजी क्या होगी? स्टेप नंबर 1, फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए। स्टेप नंबर 2, कॉज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप नंबर 3, अल्टीमेट रिलीफ डिसाइड कीजिए। स्टेप नंबर 4, प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन क्लासीफाई कीजिए। स्टेप नंबर 5, रेरा एप्लीकेबिलिटी एग्जामिन कीजिए। स्टेप नंबर 6, कंज्यूमर स्टेटस एग्जामिन कीजिए। स्टेप नंबर 7, सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन का क्वेश्चन एग्जामिन कीजिए। स्टेप नंबर 8, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी पहले सोचिए। स्टेप नंबर 9, और फर्स्ट फिलिंग से पहले फोरम सिलेक्शन डिसीजन केयरफुली लीजिए। अगर आप बिल्डर के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं तो एक मिस्टेक मत कीजिए, सिर्फ ये देखकर फोरम चूज मत कीजिए कि यहाँ केस जल्दी हो जाएगा या यहाँ कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगा, या मेरे दोस्त ने भी यही केस किया था। लीगल स्ट्रेटजी इंडिविजुअल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। रिमेंबर, राइट फोरम इज नॉट द फोरम दैट मर्ली एक्सेप्ट्स योर केस। Right forum is the forum whose jurisdiction, remedy and enforcement mechanism best match your actual legal objective.